हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपिका इंस्टीट्यूट। डियर फ्रेंड्स, आज से हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल्स में आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे। आप सभी को पेन और नोटबुक लेकर क्लास देखना है, जिससे मैं आपको जो भी फैक्ट अलग से बताऊंगा उसे आपको नोट करना है, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर्म में डेली मिलेगा, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और जो आपके रिलेशन में हो उनको शेयर भी कर दीजिए। यह हमारी पहली क्लास है। पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? ए इनमें से कोई नहीं। बी हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार। सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। डी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। सी आंसर सही होगा। सी ए आयुर्वेद शास्त्र के महान पंडित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? इसमें ये बताना है कि सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, ऐसा। तो इसका सही जवाब होगा बी। सबसे पहले फायान आए थे, फिर ह्वेनसांग आए, फिर टॉमस रो आए। इसके बारे में कुछ अलग से समझ लीजिए। टॉमस रे जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सूरत पहुंचा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फायान भारत आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। तो सबसे पहले आए थे फायान, पहले नंबर पर ये आए थे। पहले पे फायान, दूसरे पे ह्वेनसांग, तीसरे पे टॉमस रो। सही जवाब होगा बी। मित्रों, जो मैं अलग से बताता हूँ उसको अपनी नोटबुक में नोट अवश्य करते जाइए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? ए लखनऊ, बी कराची, सी लाहौर, डी बम्बई। इसका सही जवाब होगा सी लाहौर में। दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसका सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? ए 1928, बी 1919, सी 1926, डी 1925। इसका सही जवाब होगा ए। पहली बार साइमन कमीशन भारत पहली बार आया था 1928 में। इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं जो आपको नोट करना है। लिखिए, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे।
जबकि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल थे। दोस्तों, यदि जल्दी जल्दी ना नोट कर पाओगे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, इसका आंसर सही होगा ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? ए 1958, बी 1955, सी 1953, डी 1951। सही जवाब होगा सी 1953। वर्ष 1953 में माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई एडमंड हिलेरी और शेरपा तेनजिंग नोरगे ने की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ए कावेरी, बी गंगा, सी कृष्णा, डी गोदावरी। इसका सही जवाब होगा नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर। सही जवाब है सी कृष्णा। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है। इसका निर्माण वर्ष 1967 में पूर्ण हुआ और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? ए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, बी अभिनव भारत ग्रुप, सी अनुशीलन समिति, डी गदर पार्टी। सही जवाब होगा ए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी। इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं। काकोरी षड्यंत्र में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन शामिल थी। काकोरी षड्यंत्र इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में सरकारी खजाने की लूट के उद्देश्य से किया गया था। अगला प्रश्न है। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे? ए इनमें से कोई नहीं, बी वेन्सांग, सी फायान, डी मैगस्थनीज। इसका सही जवाब मित्रों बताइए। डी वाला बिल्कुल सही है। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? कौन सी संस्था है? ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी वित्त मंत्रालय, सी नीति आयोग, डी आरबीआई। मित्रों, इसका जवाब होगा ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न है। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? ए घट नहीं है, घाट है यहाँ पर। घाट प्रभा अभयारण्य, बी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, सी दर्रा अभयारण्य, डी भैंसरोड़गढ़ अभयारण्य। सही जवाब है बी केवलादेव
घाना राष्ट्रीय अभयारण्य। अभयारण्य में यहाँ या जोड़ लीजिए या। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क स्रोत हैं। इसमें ए है राजनांदगांव, बी उमरिया, सी कोरबा, डी दल्ली राजहरा। सही आंसर होगा इसका डी, दल्ली राजहरा। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना पूर्व सोवियत संघ की सहायता से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति दल्ली राजहरा लौह अयस्क भंडार से होती है। लिखते जाना फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? ए अब्दुल कलाम आज़ाद, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी फजलुल हक, डी खान अब्दुल गफ्फार खान। सही जवाब होगा बी मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में इसमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? ए दंड प्रक्रिया संहिता, बी जेल, सी कानून और व्यवस्था, डी पुलिस। सही आंसर होगा ए दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची का विषय है, ना कि राज्य सूची का। तो ये ध्यान रखना है कि दंड प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। अगला प्रश्न है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ए व्यक्तिगत कर, बी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, सी शेयरों की कीमत, डी ब्याज दर। सही जवाब होगा बी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। इसमें कुछ फैक्ट है। नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के वृद्धि के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी, जबकि व्यक्तिगत कर, शेयरों की कीमत एवं ब्याज दर की वृद्धि होने से निजी निवेश में कमी होगी। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? ए नॉर्मन एडवर्ग, बी एम.एस. स्वामीनाथन, सी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डी बलवंत राय मेहता। इसका सही जवाब है सी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किस से है? तो लिख देना, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है।
अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? ए कृषि, बी द्वितीयक, सी प्राथमिक, डी तृतीयक। सही जवाब है डी तृतीयक। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र या सेवा उद्योग आता है, जिसमें शामिल होते हैं क्या क्या? होटल, व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा आदि क्षेत्र आते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? ए इनमें से कोई नहीं, बी रॉयल कमीशन, सी अशोक मेहता कमेटी, डी बलवंत राय मेहता कमेटी। सही जवाब है बलवंत राय मेहता कमेटी, डी। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया। त्रिस्तरीय इसलिए कि इसमें 3 स्तर थे। कौन कौन से 3 स्तर थे? ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। इसलिए इसको त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहा गया, क्योंकि इसमें 3 स्तर थे। डी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ए अनुच्छेद 46, बी अनुच्छेद 44, सी अनुच्छेद 40, डी अनुच्छेद 38। सही जवाब होगा सी अनुच्छेद 40। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगी और उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करेगी जो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? ए इनमें से कोई नहीं, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी पी.वी. नरसिम्हा राव। सही जवाब होगा डी पी.वी. नरसिम्हा राव। पी.वी. नरसिम्हा राव। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव तथा वित्त मंत्री कौन थे उस समय? वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये वित्त मंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जो ये वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री ये थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ए लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, बी शक्तियों का वितरण, सी प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, डी अर्ध संघीय संरचना। इसका सही जवाब है सी
सी। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, न कि प्रतिबद्ध न्यायतंत्र।